हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारी संकल्प सीरीज का डे 4। तो चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग डे प्लांट? इनमें से कौन सा लॉन्ग डे प्लांट नहीं है, दीर्घ दिवसीय पौधा नहीं है? ब्लैक ग्राम, मस्टर्ड, व्हीट, बार्ले। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है। तो लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं कि इनमें जो लाइट पीरियड रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप को, वो 12 आवर या उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है इन पौधों को। इसमें हम देखते हैं कि इसमें मेनली कौन से अपने प्लांट आते हैं। तो अगर अपन क्रॉप में देखते हैं तो जो रबी सीजन के प्लांट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लॉन्ग डे होते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, ओट हो गया, ये सभी क्या है, अपने लॉन्ग डे प्लांट है। अब हम फ्रूट में बात करें कि फ्रूट में कौन कौन से लॉन्ग डे होते हैं, तो एप्पल और पैशन फ्रूट, ये क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट है। वेजिटेबल में अपनी पोटैटो, ओनियन, लेट्यूस, केबेज, कॉलीफ्लावर, नोलखोल, रेडिस, कैरोट, टर्निप और बीटरूट, ये सभी क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। इसके बाद हम करते हैं 3 टाइप के होते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं इनको जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो 12 घंटे या इससे कम होती है, मतलब 12 आवर या फिर उससे लेस रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो खरीफ सीजन के हमारे जितने भी प्लांट हैं जो बारिश के मौसम में उगते हैं, उन सभी को, वो सभी क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। इसमें आता है अपना राइस, सनफ्लावर, ग्राउंड नट, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोरघम, ये सभी क्या है, अपने शॉर्ट डे प्लांट है। फ्रूट में हम देखें तो स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और कॉफी, ये सभी क्या है, अपने शॉर्ट डे फ्रूट है। और वेजिटेबल है स्वीट पोटैटो, क्लस्टर बीन, विंग्ड बीन, हाइसेंथ बीन और इंडियन स्पिनच। उसके बाद अपना थर्ड जो होता है वो होता है डे न्यूट्रन प्लांट। डे न्यूट्रन प्लांट क्या होते हैं, इसमें कितनी भी लाइट मिले उनको चलेगा, मतलब लाइट के लिए इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं वो। अपन बात करते, जैसे मेज अपनी जो है वो क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट है। फ्रूट में अपने बनाना, पपाया, गवावा, ये सभी डे न्यूट्रल है। और वेजिटेबल में हम देखते हैं जैसे टोमेटो, ब्रिंजाल, चिली, काउपी, ओकरा, फ्रेंच बीन, कुकर बीट्स, ये सभी क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट है। तो अब हम देखते हैं इसमें से कि इसमें कौन सा लॉन्ग डे प्लांट नहीं है। तो लॉन्ग डे प्लांट अपना कौन सा नहीं है? व्हीट रबी में उगाया जाता है तो लॉन्ग डे है, बार्ले भी लॉन्ग डे है, मस्टर्ड भी लॉन्ग डे। तो अपना जो ब्लैक ग्राम है वो लॉन्ग डे प्लांट नहीं है। ब्लैक ग्राम क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लैक ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजन इज ऑल्सो नोन एज इलुविएशन होरिजन? इनमें से कौन सा होरिजन है जिसे इलुविएशन होरिजन कहा जाता है? अब हम देखते हैं कि जो हमारे सोयल प्रोफाइल है उसमें 5 मास्टर होरिजन होते हैं। कौन कौन से? ओ, ए, ई, बी, सी। जो ओ होरिजन है अपना, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक होरिजन। ये क्या, जो अपनी वर्जिन सोयल होती है वहां पर विजिबल होता है, और जो एरेबल सोयल है वहां पर ये अपसेंट होता है। ए होरिजन जो है इसे वाशिंग आउट या फिर मैक्सिमम वाशिंग आउट या इलुवेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लीचिंग होती है। इसमें जैसे अपना क्ले है, आयरन है, एल्यूमिनियम, इनका क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है। और बी होरिजन को वाशिंग इन कहा जाता है, इस या फिर इलुविएशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो अपने क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमस वगैरह क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, यहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब ए से लीचिंग होगी और इकट्ठा कहाँ आके हो जाता है, बी होरिजन में जाके अपना इकट्ठा हो जाता है। और इसके बाद सी होरिजन है, ये जो अपना ए और बी होरिजन है, सोलम, जिसको ए और बी को, ए प्लस बी जो होता है एक साथ, इनको क्या कहा जाता है, इनको एक साथ सोलम कहा जाता है। सोलम के नीचे जो पाया जाता है वो सी होरिजन होता है। हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा इलुवेशन होरिजन है, ए, ओ, ई, बी। जो अपना ए होरिजन है ये 2 टाइप का होता है, A1 और A2। जो A2 है उसे क्या कहा जाता है, उसे ई होरिजन कहा जाता है। तो अपना जो ई होरिजन कहो या A2 होरिजन कहो, ये क्या होते हैं, इलुविएशन होरिजन इसी का, क्योंकि लीचिंग जो होती है वो ई होरिजन में ही होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ई होरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल द मोस्ट माइक्रोपोर्स आर फाउंड? इनमें से वो कौन सी सोइल है जिसमें सबसे ज्यादा माइक्रोपोर्स पाए जाते हैं? मतलब ये नंबर पूछ रहा है कि नंबर के बेसिस पे हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा माइक्रोपोर किस में पाए जाते हैं, कौन सी सोइल में? लोमी सोइल में, सैंडी सोइल में, क्ले सोइल में या रेड सोइल में? तो वो हम इसमें देखते हैं, इसमें 2 कैटेगरी हो सकती है। अपने नंबर ऑफ पोर्स के आधार पर हम देख सकते हैं और साइज ऑफ पोर्स के। अपने को नंबर ऑफ पोर्स के आधार पर पूछा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पोर्स के आधार पर जो इसका जो क्लासिफिकेशन रहता है उसमें क्या रहता है, सबसे ज्यादा नंबर किस में रहते हैं? सबसे ज्यादा नंबर जो रहते हैं वो अपने रहते हैं क्ले में, उसके बाद सिल्ट में, और उसके बाद जो रहते हैं वो अपने सैंड में रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं
कि हमारे जो साइज ऑफ पोर्स के आधार पर अगर हम देखें तो साइज ऑफ पोर्स जो हमारे रहते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में रहते हैं, साइज के बेसिस पे हम देखते हैं तो सैंड में, फिर सिल्ट में, और फिर हमारे जो रहते हैं वो किस में रहते हैं, क्ले में रहते हैं। तो नंबर ऑफ पोर्स किस में रहते हैं, क्ले, सिल्ट, सैंड, और जो अपने साइज ऑफ पोर्स रहते हैं वो किस में रहते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। इसके अलावा हम एक और देख सकते हैं जो अपनी रहती है, क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो रहती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो किसकी ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा वो रहती है क्ले की, उसके बाद जो रहती है वो सिल्ट की रहती है, और उसके बाद जो रहती है वो रहती है अपनी सैंड की। इसके अलावा देखें कि हम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो किसकी रहती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अपनी जो रहती है वो सबसे ज़्यादा सैंड की रहती है, फिर सिल्ट की रहती है, और फिर रहती है अपनी क्ले की। मतलब जल अवशोषण क्षमता जो है वो सैंड की सबसे ज़्यादा है, फिर सिल्ट की है, और फिर क्ले की है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसमें अपने जो पूछे कि मोस्ट माइक्रोपोर्स आर फॉर्म, मतलब नंबर के बेसिस पे अपने को पूछा गया है, तो नंबर के बेसिस पे सबसे ज्यादा माइक्रोपोर्स किसमें रहते हैं, अपनी क्ले सॉइल में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, क्ले सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलोडी डिसीज ऑफ सिसेमम इज ड्यू टू, जो अपना सिसेमम है, तिल है, तिल की जो फाइलोडी डिसीज होती है वो किस वजह से होती है, वायरस, एमएलओ, माइकोप्लाज्मा, नेमाटोड, या फिर फंगस की वजह से। तो जो अपना फाइलोडी डिसीज सिसेमम की वो माइकोप्लाज्मा, एमएलओ के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, एमएलओ के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो जितनी भी डिसीज है वो वायरस या फिर जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, इनको क्या होता है, इनको ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो इनको ट्रांसमिट करने के लिए जो अपनी जो फाइलोडी डिसीज है इसको जो एमएलओ के द्वारा होती है, इसको ट्रांसमिट कौन करता है, तो इसको ट्रांसमिट करता है अपना लीफ होपर। लीफ होपर के द्वारा इसको ट्रांसमिट किया जाता है। और ये अब हम देखते हैं कि फाइलोडी डिसीज कब होती है, इसमें क्या हो जाता है। तो फाइलोडी डिसीज जो होती है इसमें क्या होता है, जब फूल बनते हैं तब इसमें क्या होता है कि जो उस फ्लावरिंग के टाइम पे ये डिसीज होती है, इसमें जो फ्लावर है वो सभी क्या होंगे, वेजिटेटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब फ्लावर जो है वो सब वेजिटेटिव पार्ट में बदल जाएंगे। ये क्या होती है, फाइलोडी डिसीज होती है। अब हम देखते हैं इसमें कि जो फाइलोडी डिसीज अगर अपने सिस्टम में हो गई है तो इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेटासिस्टोक जो होता है उसका क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। स्प्रे कितना किया जाता है, 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग इसका क्या किया जाता है, जो क्या है स्प्रे किया जाता है, जिससे कि हम फाइलोडी डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, एमएलओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज नॉन। मतलब क्या है कि हम सोइल में जो क्रॉप के लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा करने के लिए जो मैनिपुलेशन करते हैं मैकेनिकल, उसको क्या बोलते हैं अपन, टिलेज बोलते हैं, या पडलिंग बोला जाता है, हार्डनिंग बोला जाता है, या फिर सीडिंग बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको टिलेज कहा जाता है। टिलेज ही क्या है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन है सोइल का। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। पडलिंग क्या होता है, तो पडलिंग जो होती है हमारी राइस फील्ड से रिलेटेड होती है, पेडी की फील्ड से रिलेटेड होती है। इसमें क्या करते हैं, धान के खेत में पानी और मिट्टी को मिक्स करने के लिए पडल बनाते हैं, इसमें पडलर का यूज किया जाता है। इसका तो हम देखते हैं पडलिंग क्यों की जाती है। तो पडलिंग का बेनिफिट क्या है कि इसमें जो हमारा पानी है और न्यूट्रिएंट है उनके नुकसान से बचाव के लिए, जो अपने वीड है उनको कंट्रोल करने के लिए पडलिंग की जाती है। किसमें की जाती है, पेडी फील्ड में। नेक्स्ट है हार्डनिंग ऑफ। हार्डनिंग ऑफ क्या होता है कि कुछ जैसे हमारा कोई प्लांट है उनको क्या करते हैं, हम पहले नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद उनकी ट्रांसप्लांटिंग फील्ड में कर देते हैं। तो क्या करते हैं कि जैसे नर्सरी का जो इन्वायरमेंट है वो अलग रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह अलग रहती है। और जो अपना फील्ड वगैरह वहाँ पे क्या रहता है कि जो जो भी रहता है वो टेम्परेचर वगैरह सब अलग अलग रहते हैं। तो अगर हम उनको डायरेक्ट लगा देते हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, वो जो इन्वायरमेंट है उसको सहन नहीं कर पाएंगे, वो सूख भी सकते हैं, सड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए क्या करते हैं कि हार्डनिंग ऑफ क्या होता है कि नर्सरी के पौधों को लगाने के 10-15 दिन पहले क्या करते हैं, धीरे धीरे नर्सरी में पानी देना बंद कर देते हैं। 15 दिन तक, फिर मतलब 15-20 दिन तक क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी देना बंद कर देंगे, जिससे क्या हो जाए वो जो पौधे वो थोड़े से कठोर हो जाए। उसके बाद उनको अपन मेन फील्ड में लगाते हैं, जिससे उस वातावरण के अनुसार वो ढल जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन, हार्डनिंग ऑफ। नेक्स्ट है सीडिंग। सीडिंग मतलब क्या होता है, बीज लगाना। बीजों को लगाना क्या कहलाता है, सीडिंग कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अबाउट फास्फोरस। फास्फोरस के लिए कौन सा सही है, मतलब इसमें क्या पूछा गया है कि फास्फोरस का कन्वर्जन अपन जो करते हैं उसके राइट क्या है, परसेंट पी बराबर P25 इंटू 0.43, परसेंट पी बराबर P25 इंटू 2.29, P2O5 बराबर परसेंट पी इंटू 0.43 और P2O5 बराबर परसेंट पी इंटू 0.85।
तो जो अपना परसेंट पी होता है उसके लिए हम जो रहता है अपना वो रहता है P2O5 इंटू P2O5 पे अपन 0.44 का इंटू करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा अगर अपने को जो है P2O5 में चेंज करना है तो क्या करते हैं? परसेंट पी इंटू 2.29 करते हैं। मतलब अगर P2O5 में पूछा होता तो अपन क्या करते हैं? परसेंट पी इंटू 2.29 कर देते हैं। इसी प्रकार हम जैसे पोटास है अपना उसका भी निकाल सकते हैं। अगर अपने को निकालना है परसेंट के, तो परसेंट के निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? जो अपना K2O है, K2O में क्या करते हैं? K2O इंटू 0.83, K2O में हम 0.83 का इंटू कर देते हैं, जिससे क्या होता है K2O में हम क्या करते हैं? 0.83 का इंटू करते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें कि जैसे अपना ये क्या बोलते हैं इसको, और परसेंट K2O निकालना है अपने को, परसेंट K2O, तो इसके लिए अपन करते हैं परसेंट K इंटू 1.20, 1.20, तो इससे अपना परसेंट K निकल जाएगा। और परसेंट P निकालना है तो P2O5 इंटू 0.43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड ओवर द इंटायर लीफ एरिया, मतलब जो पूरे लीफ एरिया, जो पूरी क्रॉप पर जो हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बेसल एप्लीकेशन, ब्लैंकेट एप्लीकेशन, स्पॉट एप्लीकेशन, बेसल एप्लीकेशन या फिर डायरेक्टेड एप्लीकेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं डायरेक्टेड एप्लीकेशन। डायरेक्टेड एप्लीकेशन क्या होता है कि जिस पौधे को हमें मारना है, मतलब जिस पौधे को खत्म करना है, सिर्फ उसी पर छिड़काव करते हैं। मतलब पूरी फील्ड पर नहीं करते, जिस प्लांट को जो टारगेट प्लांट है अपना उसी पर अपन छिड़काव करते हैं हर्बिसाइड का, जिससे वो प्लांट ही नष्ट हो जाए, दूसरी क्रॉप जो आसपास के प्लांट है उनको कोई भी नुकसान नहीं हो। डायरेक्टेड एप्लीकेशन मतलब उसी प्लांट पर छिड़काव करना। नेक्स्ट है बेसल एप्लीकेशन। बेसल एप्लीकेशन क्या होता है कि फील्ड ऑपरेशन के टाइम पर जो हम हर्बिसाइड वगैरह देते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? बेसल एप्लीकेशन। जब हम फील्ड ऑपरेशन कर रहे हैं उसी टाइम पे हम इसका भी एप्लीकेशन दे देते हैं। नेक्स्ट है स्पॉट एप्लीकेशन। स्पॉट एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी बहुत बड़ी फील्ड है, उस फील्ड में क्या है कि पूरी फील्ड में हमारे वीड वगैरह नहीं है, कहीं कहीं पर हमारे वीड है, मतलब पार्टिकुलर जगह जगह पर है। तो हम जिस जगह जगह पर वो वीड है उसी जगह पर क्या करते हैं? हर्बिसाइड का छिड़काव करते हैं। तो मतलब स्पॉट एप्लीकेशन में क्या, जो स्पॉट हमें दिखाई दे रहे वहीं वहीं पे जाके हम उसका हर्बिसाइड छिड़काव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? स्पॉट एप्लीकेशन। और ब्लैंकेट एप्लीकेशन क्या है? पूरी फसल पर स्प्रे करना, जितनी भी हमारी फसल लगी है उस पूरी फसल पर स्प्रे करना क्या कहलाता है? ब्लैंकेट एप्लीकेशन। तो इसमें हमें यही पूछा है कि इंटायर लीफ एरिया, मतलब पूरे लीफ एरिया पर जो हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? ब्लैंकेट एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ब्लैंकेट एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, विच क्रॉप फिक्स मैक्सिमम नाइट्रोजन, वह कौन सी क्रॉप है जो मैक्सिमम मतलब सर्वाधिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती? यहाँ हमें नॉर्मल क्रॉप पूछा है, हर्बी जो अपनी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है वो नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपना? बरसीम, लूसन, काउपी या फिर सनहेम। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है लूसन। लूसन हमारी जो क्रॉप है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और इसकी जगह अगर उसने पूछा होता अपने से कि वह कौन सी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है जो सबसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो इसका आंसर कुछ और होता है। इसका आंसर होता है अपना सनहेम। सनहेम वो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये लूसन है रिचका, ये सबसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, तो एक साल में कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती है? तो एक साल में 194 kg पर हेक्टेयर पर ईयर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे हमारा क्या होता है कि ये जो क्रॉप में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है इसके लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है उसकी अलग अलग स्पीसीज होती है। तो हमारा जो रिचका है इसमें जो राइजोबियम पाया जाता है वो कौन सा? राइजोबियम मेलिलोटाई। राइजोबियम मेलिलोटाई ही ऐसा एक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो हम देखते हैं कि जो राइजोबियम मेलिलोटाई है ये अपना कौन कौन से जो प्लांट है उनमें पाया जाता है। तो ये अपने ये अल्फा अल्फा ग्रुप जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे अपना मेथी हो गया, फेन्यूग्रीक, रिचका हो गया, मेलिलोटा हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है? अपना राइजोबियम मेलिलोटाई बैक्टीरिया पाया जाता है। और इसके बाद में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो करता है राइजोबियम ट्राइफोली। राइजोबियम ट्राइफोली जो है वो हमारे बरसी में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा काउपी है, बरसी में कौन सा है? राइजोबियम ट्राइफोली। काउपी में हमारा कौन सा होता है? राइजोबियम जेपोनिकम। राइजोबियम जेपोनिकम है ये हमारे काउपी के अलावा सोयाबीन में, ग्राउंड नट में, सनहेम्प में,
इन सभी में पाया जाता है। एक और राइजोबियम होता है अपना राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये अपने पी में, लेंटिल में, जो अपनी दाल वाली फसलें उनमें पाया जाता है। और राइजोबियम फेशियोली जो है फेशियोलस वल्गेरिस में पाया जाता है। तो जो हमारा राइजोबियम, अब हम देखें कि राइजोबियम जो है वो क्या करता है कि नाइट्रोजन का फिक्सन करने में मदद करता है बैक्टीरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ल्यूसन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का फिक्सन करता है। और अगर उसने पूछा होता आपने से ग्रीन मैन्योर क्रॉप, तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप में अपनी कौन सी होती? सनहेम्प होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्टेड इन, जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम डीपीएपी है ये कब स्टार्ट हुआ था? 1989, 1977, 78, 1973, 74 या 1990, 91 में? जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है स्टार्ट हुआ था 1973, 74 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं कि जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके अंदर आता है। और इसको ये जो प्रोग्राम था ये क्या था? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड था। इसमें जो 75% भागीदारी थी वो सेंट्रल की और 25% स्टेट के द्वारा इसमें फंडिंग की जाती है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जो अगला ऑप्शन दिया है 1989, तो 1989 में अपना वाटर सेट से रिलेटेड एक प्रोग्राम आया था, इंटीग्रेट वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके किसके अंदर आता है? तो नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जो नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड है वो कब बना था? तो वो 1985 में बना था। और इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था? 1989 में। नेक्स्ट है अपना 1977-78 में। 1977-78 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। तो अपने कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम पूछा है तो 1973-74 में, और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम पूछा है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो आया था अपना 1977-78 में। और 1990-91 में भी अपना वाटर सेट से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट आया था, नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेनफेड एरिया। ये कब आया था? 1999-91 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज बायोफोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट? ग्राउंडनट की कौन सी जैव प्रबलीकृत बायोफोर्टिफाइड वेराइटी है? गिरनार 4, सोमनाथ, टीएमवी फर्स्ट, टीएमवी थर्ड। तो अपने जो गिरनार 4 और गिरनार एंड एक और वेराइटी है गिरनार 5, ये दोनों ही बायोफोर्टिफाइड वेराइटी है ग्राउंडनट की। बायोफोर्टिफाइड वेराइटी में क्या करते हैं हम? ये करते हैं कि जिस चीज की इसमें कमी रहती है उसको बढ़ाया जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट वगैरह हो गया, या जैसे अपनी ये जो गिरनार 4 तैयार की जाती है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसको इसमें बढ़ाया गया है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं कि जमते नहीं है, जमेंगे नहीं तो कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा जिससे वेट नहीं बढ़ेगा। जैसे हम मूंगफली का तेल खा रहे हैं उससे गिरनार वैरायटी है तो उससे जमेगा नहीं तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, जो लोगों का वजन बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा तो हार्ट अटैक आने के चांस कम हो जाएंगे। इसके लिए क्या इसको बनाया गया है, इसमें क्या जो ओलिक एसिड है उसको बढ़ाया गया, ओलिक एसिड को इसमें बढ़ा दिया गया है, जिससे क्या कि जो ये इसकी जो अनसेचुरेटेड है ये मतलब अनसेचुरेटेड रहेगा, ये जमेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है गिरनार 4 और गिरनार 5 दोनों ही क्या है? बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है ग्राउंडनट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरमेलन वेराइटी सुटेबल फॉर सिटी, होटल एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? वो वाटरमेलन की कौन सी किस्म है जो सिटी के लिए, शहरों के लिए, होटल के लिए, जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनके लिए सुटेबल है? पूसा बेदाना, आइस बॉक्स, अर्कामनिक, सुगर बेबी। तो जो हमारी सिटी के लिए, होटल के लिए बेस्ट वैरायटी है वो कौन सी है? आइस बॉक्स। आइस बॉक्स ऐसी वैरायटी है जो सभी के लिए सुटेबल है। इसका हम देखते हैं जैसे हमारे पूसा बेदाना, तो पूसा बेदाना ये वाटरमेलन की वैरायटी है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये सीडलेस है, मतलब इसमें बीज नहीं पाए थे, सीडलेस हाइब्रिड है और ये ट्रिप्लोइड वैरायटी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी अर्कामनिक। अर्कामनिक जो है ये पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं लगता है। सुगर बेबी, सुगर बेबी हमारी बहुत ही स्वीट वैरायटी, वेरी स्वीट वैरायटी। इसमें जो टीएसएस होता है वो कितना होता है? 11 से 13% टीएसएस पाया जाता है। इसके अलावा हम देखें कि जो हमारी नॉर्मल वैरायटी होती है उनमें टीएसएस कितना होता है? उसमें 8 से 10-11% तक टीएसएस पाया जाता है। वाटरमेलन की हम बात कर ले कुछ, तो वाटरमेलन जो है इसे फूड ऑफ 22 सेंचुरी कहा जाता है। इसकी सीड रेट कितनी लगती है? तो 4 से 4.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर की सीड रेट रहती है। वाटरमेलन में 92 to 95% वाटर पाया जाता है। और वाटर इसका राइट, और जो हमारी वाटरमेलन की वैरायटी है जो सिटी होटल के लिए बेस्ट है वो कौन सी है? आइस बॉक्स। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज वीड्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी विद द होस्ट क्रॉप इज कार्ड। वह वीड जो मार्फोलॉजी मतलब फिजिकल देखने में जो अपने प्लांट क्रॉप के जैसे ही होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मिमिक्री वीड, फैकल्टेटिव वीड, ऑब्लिगेट वीड या एलियन वीड। तो जो हमारे मिमिक्री वीड होते हैं क्या होते हैं? वीड की मार्फोलॉजी सिमिलर होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, आज हम बाहर से पौधा दिखेंगे तो हमें क्रॉप का पौधा और वीड दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, मतलब हम उनको डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये वीड है या क्रॉप है। तो ये मार्फोलॉजी क्या होता है? सिमिलर होता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, मिमिक्री वीड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो अपने दिए हुए हैं, फैकल्टेटिव वीड। फैकल्टेटिव वीड क्या होते हैं कि ये वे वीड होते हैं जो नॉन क्रॉप्ड एरिया, जो अपनी वेस्ट लैंड है वहां पर उगते हैं, मतलब हमारे फील्ड में नहीं उगते हैं, नॉन क्रॉप्ड एरिया में उगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो लेंटाना कैमरा, पार्थेनियम, ट्राइबुलस, धतूरा, ये सभी क्या है अपने फैकल्टेटिव वीड है, ये नॉन क्रॉप्ड एरिया में उगते हैं। ऑब्लिगेट वीड क्या है? वह वीड जो क्रॉप लैंड में कल्टिवेटेड एरिया में उगते हैं। मतलब ये क्या होते हैं कि जो हमारे फील्ड है जहां पर हम क्रॉप को लगाते हैं वहां पर उगते हैं, मतलब क्रॉप के साथ में उगते हैं ये। एलियन वीड, एलियन वीड क्या है? वह वीड जो इंडिया में अदर कंट्री इंट्रोड्यूस हुए हैं। मतलब ये क्या है कि ये हमें बाहर की कंट्रियों से आए हैं, या तो किसी क्रॉप जैसे सीड वगैरह के साथ मिलके आ गए हैं, या इनको जैसे सुंदरता वगैरह के लाए गए थे। तो ये क्या रहते हैं कि बाहर की कंट्रियों से हमारे आए हैं। जैसे केरोड ग्रास है जो यूएसए से आया है, कैनरी घास अपना यूरोप से आया है, लेंटाना कैमरा है ट्रॉपिकल अमेरिका से, बहुत सारे वीड है जो बाहर की कंट्री से आए उन्हें क्या कहते हैं? एलियन वीड। तो हमारा जो राइट आंसर इसका क्या है वो है ऑप्शन ए, मिमिक्री वीड। मिमिक्री वीड क्या होते हैं? मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं होस्ट क्रॉप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंतराव नायक अवार्ड इज गिवन बाय आईसीआर फॉर रिसर्च एप्लीकेशन इन। जो वसंतराव नायक अवार्ड है वो आईसीआर के द्वारा दिया जाता है किस रिसर्च के लिए? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, बेस्ट जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चर, वुमेन साइंटिस्ट या फिर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो हमारा जो वसंतराव नायक अवार्ड है ये दिया जाता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए। जो वसंतराव नायक अवार्ड है ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए जाता है। फिर हमारे बेस्ट जर्नलिज्म के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो बेस्ट जर्नलिज्म के लिए हमारा दिया जाता है चौधरी चरण सिंह अवार्ड। और वुमेन साइंटिस्ट को, जो हमारे एग्रीकल्चर वुमेन साइंटिस्ट है, इनको पंजाब राव देशमुख अवार्ड दिया जाता है। और जो हमारे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में जो रिसर्च करते हैं उनके लिए दिया जाता है डॉक्टर NG रंगा अवार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए वसंतराव नायक अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर के अवार्ड जो अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं, तो हम उसके लिए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना के ले आएंगे, तो उसमें हम सभी अवार्ड को आपको बता देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन येलो कलर टेक इज गिवन फॉर। जो गोल्डन येलो कलर का टेक है वो कौन सी सीड के लिए दिया जाता है? ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड या न्यूक्लियर सीड। तो हमारा जो न्यूक्लियर सीड है उसके लिए कोई टैग नहीं जाता है। क्या होता है कि सभी सीड का फादर ऑफ ऑल सीड होता है ये, सबसे पहले इसी को तैयार करते हैं। उसके बाद हमारा ब्रीडर सीड आता है। ब्रीडर सीड जो होता है ये गोल्डन येलो कलर का होता है, मतलब इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। इसके बाद हमारा जो होता है फाउंडेशन सीड होता है। फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहा जाता है। और फाउंडेशन सीड के लिए जो टैग दिया जाता है वो दिया जाता है व्हाइट कलर का। फाउंडेशन सीड के लिए जो टैग दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? व्हाइट कलर का टैग दिया जाता है। उसके बाद है हमारा न्यूक्लियर ब्रीडर हो गया, फाउंडेशन, सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड जो है इसमें जो टैग दिया जाता है वो दिया जाता है एजर ब्लू कलर का। उसके बाद एक और सीड आता है अपना ट्रूथफुल लेबल सीड। ट्रूथफुल लेबल सीड का जो कलर होता है वो रहता है ओपल ग्रीन कलर। अब हम देखते हैं इसमें कि अपना जो ये सीड है इनको अलग अलग टैग, जिनकी जो टैग साइज है वो भी अलग अलग रहती है। जैसे हमारा जो ब्रीडर सीड है इसकी टैग साइज है 12 इंटू 6 सेंटीमीटर, सबसे छोटी टैग साइज होती है इसकी। जो हमारा फाउंडेशन सीड है, फाउंडेशन की टैग सीड जो रहती है, टैग साइज क्या रहती है? 15.7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा जो सर्टिफाइड सीड है, सर्टिफाइड सीड की भी इतनी है 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। और जो हमारा ट्रूथफुल लेबल सीड है उसका सीड टैग सबसे बड़ा होता है 15 इंटू 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एक और रहता है रजिस्टर्ड सीड, वो हमारे इंडिया में नहीं रहता है, अदर कंट्री में वो चलता है। तो रजिस्टर्ड सीड के लिए जो टैग कलर रहता है वो पर्पल कलर रहता है। उसका जो टैग साइज है वो भी फाउंडेशन सीड की तरह 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर रहता है। अब हम देखते हैं कि जो ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है ये किसके द्वारा दिया जाता है, कौन इनको सर्टिफाइड करता है? तो इनको जो सर्टिफाइड करने का काम करता है वो करता है स्टेट सीड कारपोरेशन। SSC जो होता है स्टेट सीड कारपोरेशन, वो सर्टिफिकेशन काम करती है।
और जो टैग दिए जाते हैं तो सर्टिफाइड और फाउंडेशन का जो टैग दिया जाता है वो भी स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा ही दिया जाता है। और जो हमारे ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड है इनको उत्पन्न कौन करता है, तो इनको पैदा कौन करता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। और इनका जो स्टॉक है ब्रीडर और फाउंडेशन का उसको मेंटेन भी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा ही किया जाता है। और सर्टिफाइड सीड जो है उनको उत्पन्न करता है अपना स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। हम देखते हैं कि हमने इतने सारे सीड तो देख लिए, इसमें किसानों को खेती करने के लिए कौन सा सीड दिया जाता है, तो किसानों को खेती करने के लिए सर्टिफाइड सीड दिया जाता है। सर्टिफाइड सीड जो है इसका कलर क्या होता है, एजर ब्लू होता है और यही किसानों को मिलता है खेती करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, गोल्डन येलो कलर किसको दिया जाता है, ब्रीडर सीड को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज द मेटल कंपोनेंट ऑफ यूरियस एंजाइम इज, वो कौन सा एलिमेंट है जो मेटल कंपोनेंट यूरियस एंजाइम में का रहता है। तो यूरियस एंजाइम क्या होता है, सबसे हम देखते हैं यूरियस एंजाइम क्या है कि जब यूरिया से क्या होता है, एक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होती है जिसमें यूरिया से अमोनिकल फॉर्म में बदलता है, तो वहां पे जो एंजाइम काम करता है वो यूरियस एंजाइम काम करता है। यूरियस एंजाइम के लिए जो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा रहता है, वो निकिल रहता है। निकिल हमारा क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। निकिल के बारे में हम देखें तो ये 70वां माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब 17 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो निकिल है। निकिल की खोज कब की गई थी, तो निकिल की खोज की गई थी 1987 में। मतलब इसकी खोज तो बहुत पहले, लेकिन प्लांट न्यूट्रिएंट है इस बारे में कब पता चला, 1987 में। और इसके बारे में बताया था ब्राउन ने, जो हमारे ब्राउन ने उन्होंने बताया था निकिल के बारे में 1987 में। और इसको जो असेंशियल न्यूट्रिएंट है उनमें कब शामिल किया गया था, तो असेंशियल न्यूट्रिएंट में इसको शामिल किया गया था 2010 में। 2010 में इसको आवश्यक पोषक तत्वों में शामिल किया गया। आवश्यक पोषक तत्वों में से माइक्रो न्यूट्रिएंट में शामिल किया गया। तो जो हमारा 17th माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, निकिल है। हमारे टोटल 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसमें 17th माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, अपना निकिल है। तो इसका राइट आंसर भी क्या है, ऑप्शन बी, निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है cultivation and storage of water for subsequent use in dry period is called water logging, water harvesting, catchment area, command area। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जो कल्टीवेशन और स्टोरेज है वाटर का सब्सिक्वेंट, मतलब ड्राई जो पीरियड है सूखे काल में जो अपने वाटर का यूज करने के लिए उसको कल्टीवेट और स्टोर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है, तो किसी के खेत में पानी भर जाना, मतलब पूरी तरह से पानी भर जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोला जाता है। इसके बाद है अपना कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया क्या, कमांड एरिया। कमांड एरिया क्या है अपना, जो हमारे आस पास जो इरिगेशन के लिए जितना भी पानी उपलब्ध है उसमें से हमने जितना एरिया को इरिगेट किया जाता है उस एरिया को क्या बोलते हैं अपन, कमांड एरिया बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपना, वाटर हार्वेस्टिंग। तो अपन देखते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग वहां पर की जाती है जहां पर क्या होता है, अपने इरिगेशन के सोर्स जैसे ट्यूबवेल केनाल नहीं है, वहां पर क्या करते हैं हम सूखे के लिए पानी जो हमारा वर्षा रेनफॉल का जो वाटर होता है उसको स्टोर करते हैं और उसके द्वारा हम वहां पे क्या करते हैं, खेती में यूज करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप इन, जो IMO है वो कब सेटअप हुआ था, 1879, 1901, 1875, 1880। तो हमारा जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये सेटअप हुआ था 1870। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1878। जो हाँ, इसके लिए हम देखते हैं कि जो एक हमारा इंडिया का भी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो कब सेटअप हुआ था, वो हुआ था 1875 में। तो अगर IMD हमसे पूछते हैं तो IMD का आंसर क्या रहेगा, 1875 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और IMO 1878 हो गया। अब हम देखते हैं कि जो IMO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब देखते हैं हमारे और भी ऑप्शन है, जैसे 1901। तो 1901 में हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन जो है वो हमारा कब अपॉइंट हुआ था, 1901 में। और 1880 में हमारा फेमाइन कमीशन जो है, अकाल आयोग है, वो अपॉइंट कब हुआ था, 1880 में। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड इंडियन इंडोर कंपोस्टिंग मेथड। जो इंडियन इंडोर कंपोस्टिंग मेथड है वो भारतीय इंडोर कंपोस्टिंग विधि जो है उसकी खोज किसने की थी, CN आचार्य, सर एल्बर्ट हावर्ड एंड वेड, नारायण राव पंधारी पांडे, मणिकम। तो जो हमारी इंडोर कंपोस्टिंग मेथड है
ये क्या किया इसमें क्या होता है कि जो हमारे क्रॉप रेसिड्यू है उनके द्वारा क्या किया जाता है, इसमें जो है मैन्योर तैयार किया जाता है। ये एक एरोबिक मेथड है। इसमें क्या होता है कि पलटाई की आवश्यकता होती है, मतलब जैसे इसमें अपन मैन्योर बनाते हैं इसमें दो तीन पलटाई की जाती है। तो एक एरोबिक मेथड है, उसको सर एल्बर्ट हार्वर्ड के द्वारा 1924-26 में इसको डेवलप किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सेकेंड, सर एल्बर्ट हार्वर्ड। जो हमारी सर एल्बर्ट हार्वर्ड है, इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। CN आचार्य जो है हमारे, इनको फादर ऑफ इंडियन मैन्योरिंग कहा जाता है। इन्होंने 1939 में बेंगलोर कंपोस्टिंग मेथड की डेवलप किया था। और FYM की जो ट्रेंच मेथड है उसको भी डेवलप किसने किया था? CN आचार्य ने। इसके बाद हमारे जो है नारायण राव पंधारी पांडे। नारायण राव पंधारी पांडे जी है, इन्हें काका के नाम से जाना जाता था, काका के नाम से फेमस हुए थे। और इन्होंने एक मेथड डेवलप की थी कंपोस्टिंग की, वो थी नाडेप मेथड। इनके नाम से ही इसका नाम पड़ा है, नारायण देवराव पंधारी पांडे के नाम से ही नाडेप मेथड। ये सबसे पहली एरोबिक मेथड है जो इनके द्वारा डेवलप की गई थी। नेक्स्ट है हमारे मनिकम, 1967 में इन्होंने एक मेथड डेवलप की थी कंपोस्टिंग की, कोयम्बटूर कंपोस्टिंग मेथड। वो किसने डेवलप की थी? मनिकम ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडोर कंपोस्टिंग मेथड किसने डेवलप की थी? अल्बर्ट हार्वर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील इज कार्ड। व्हील किसे कहा जाता है? केटल मीट को, बफेलो मीट को, पिग मीट को, या न्यू बोर्न काफ मीट को? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4, न्यू बोर्न काफ मीट। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे जो अलग अलग जो पशु है इनके मीट को क्या कहा जाता है। तो अगर केटल का मीट है उसे बीफ कहा जाता है, बफेलो के मीट को भी बीफ कहा जाता है, हमारा जो पिग है, सुअर है, उसका जो मांस होता है उसको पोर्क कहा जाता है, और इसका जो नमकीन मांस होता है, साल्टेड जो इसका मीट होता है, उसको बेकोन कहा जाता है। न्यू बॉर्न जो काफ है हमारा, उसके मीट को व्हील बोलते हैं। सिप जो हमारी भेड़ है उसके मांस को मटन कहा जाता है, और हमारी जो गोट है उसके मीट को चेवन कहा जाता है। अगला देखते हैं हम, जनरली द लेंथ ऑफ पाइप यूज्ड इन स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज। स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो जनरली हम पाइप यूज करते हैं उसकी लेंथ क्या रहती है? 2 मीटर, 6 मीटर, 12 मीटर्स या 20 मीटर? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 6 मीटर। इसमें जो पाइप यूज किया जाता है वो 6 मीटर का होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें क्या क्या है। तो ये सुटेबल किसके रहता है? जो अंडुलेटिंग सोइल है, हमारी ऊबड़ खाबड़ जो मृदा है, वहां पर हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? सुटेबल होता है। ये हमारी सैंडी सोइल हो गई, वहां पर भी स्प्रिंकलर सिस्टम सुटेबल रहेगा। इसमें हम देखते हैं कि अदर जो हमारी सरफेस मेथड वगैरह है उनकी तुलना में वाटर की सेविंग कितनी होती है? तो 25 to 50% में वाटर की सेविंग हो जाती है उनकी तुलना में। वाटर यूज इफिशियंसी कितनी है इसकी स्प्रिंकलर मेथड की? तो 50 to 70% लगभग, मतलब 60% के लगभग इसकी क्या है? वाटर यूज इफिशियंसी है। अब हम देखते हैं कि जो अपना स्प्रिंकलर सिस्टम है इसमें जो नोजल रहती है उसकी डिस्चार्ज रेट क्या है? तो मोर देन 1000 लीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 1000 लीटर से भी ज्यादा क्या होती है इसकी डिस्चार्ज रेट है। स्प्रिंकलर का जो प्रेशर रहता है वो क्या रहता है? 2.5 to 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेबर की सेविंग हम देखें अदर मेथड जैसे सरफेस मेथड हमारी चेक बेसिन वगैरह हो गई, इनकी तुलना में लेबर की सेविंग कितनी होती है? 40 to 60%। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा 6 मीटर इसमें पाइप की साइज रहती है, और जो लेबर सेविंग वगैरह रहती है कितनी? 40 to 60% रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।